नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। जैसा कि मैंने वादा किया था कि जो ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम होता है और उसमें एक सब्जेक्ट होता है पॉलिटी। उसके एक टॉपिक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस पूरे पॉलिटी के सिलेबस को मात्र 10 क्लासेस में ख़त्म करने वाला हूँ और आज उसकी पहली क्लास है जिसमें हम जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, मतलब सोशल मीडिया हैंडल के साथ अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उन सभी की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी की लिंक दे दूंगा, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो और चाहे वो कोई भी अदर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। उसके लिए आप अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में उनकी जो सारी लिंक है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और मैंने वहाँ पर पर्सनली अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है। आप वहाँ पर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उस नंबर पर जा करके आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। ठीक है, केवल व्हाट्सएप पर ही कॉलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें हम क्या है, एक टॉपिक है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास को। ठीक है। संविधान किसी भी देश का वह मौलिक कानून है जो उस देश की सरकार के आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है। यह सरकार के विभिन्न अंगों के मुख्य कार्यों तथा सरकार व नागरिकों के मध्य आपसी आदान प्रदान की रूपरेखा निश्चित करता है। देखिए, संविधान ना एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी देश की शासन व्यवस्था को किस तरीके से चलाना है। ठीक है, उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा और किस तरीके से सरकार को अपने कार्य करने होंगे, इन सभी चीज़ों का उल्लेख संविधान में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ कही गई कि सरकार के विभिन्न अंगों के मुख्य कार्यों तथा सरकार व नागरिकों के मध्य आपसी आदान प्रदान की रूपरेखा निश्चित करता है। सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं? सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, एक तो होती है विधायिका। ठीक है, इसके 3 अंग होते हैं। विधायिका मीन्स लेजिस्लेचर, ठीक है, और कार्यपालिका जिसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव को बोला जाता है। और वहीं पर तीसरे अंग की बात करें तो वो होता है जुडिशरी, जिसे हम न्यायपालिका कह देते हैं। ठीक है, तो सरकार के विभिन्न अंगों के मुख्य कार्य मतलब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन तीनों के मुख्य कार्यों का वर्णन भी, इनकी रूपरेखा भी क्या होती है, संविधान में निश्चित होती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड और ब्रिटेन को छोड़ करके संसार के लगभग सभी देश जो लोकतांत्रिक हैं उन्होंने एक लिखित संविधान की पद्धति को अपनाया है। भारत में भी लिखित संविधान अपनाया गया है। देखिए, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन ऐसे देश हैं जहाँ पर एक जिस तरीके से भारत में संविधान है, एक दस्तावेज है भारत का, प्रॉपर तरीके से एक पर्टिकुलर क्या है, एक बुक है, एक पर्टिकुलर दस्तावेज है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से सरकार अपने कार्य करेंगी, किस तरीके से केंद्र सरकार, किस तरीके से राज्य सरकार, किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था, मतलब सारी चीज़ों को लेकर के उसमें बात कही गई है। लेकिन मतलब भारत के संविधान में, लेकिन अगर वहीं पर बात की जाए न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के संविधान की, तो वहाँ पर ना एक पर्टिकुलर संविधान नहीं है। क्या है, वहाँ पर कई सारे दस्तावेज हैं, जो दस्तावेजों में उनमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं वो ही फॉलो होते हैं। वहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई संविधान नहीं है, वहाँ पर काफ़ी सारे दस्तावेजों को मिला करके एक संविधान की तरह ही बोला जाता है। बट वहाँ पर जिस तरीके से भारत में एक संविधान है, एक पर्टिकुलर दस्तावेज है, इस तरीके का संविधान नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर कई दस्तावेजों का एक समूह है। ठीक है, किसमें? न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में। और वहीं पर बात करें तो भारत में मतलब हर एक देश में जो जो भी देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक की बात करें तो जहाँ पर जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, मतलब कि लोगों के द्वारा शासन। और लोगों के द्वारा शासन किस तरीके से होता है, जैसे भारत में होता है, लोगों के द्वारा जनता के प्रतिनिधि चुने जाते, मतलब प्रतिनिधि चुने जाते हैं बाई वोटिंग करके, मतलब अपना मत दे करके क्या करते हैं, लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और वो जो प्रतिनिधि होते हैं उनके आधार पर ही उन लोगों की समस्याओं को देख करके काम करता है। ठीक है, मतलब लोकतांत्रिक देश, मतलब कि जहाँ पर लोगों के द्वारा शासन होता है। ठीक है, जनता के द्वारा शासन होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने भी भारत के संविधान को प्रभावित किया।
भारत के संविधान को भली भांति समझने के लिए ब्रिटिश शासन काल में हुए संवैधानिक विकास के बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है, जो हमारे भारत देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, उसने भी भारत के संविधान को प्रभावित किया है। और हम भारत के संविधान के विकास के बारे में समझें, इससे पहले हमें ब्रिटिश शासन काल के बारे में हुए जो संवैधानिक विकास थे उसके बारे में जानना आवश्यक है। इससे भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, ठीक है, और दूसरा हो गया ब्रिटिश क्राउन के अधीन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, आप सभी को पता होगा कि जब 1600 ईस्वी में जब एक चार्टर प्राप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसमें कहा गया था कि भारत में मतलब पूर्व में वो व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, और फिर मतलब उस समय के बाद जो भारत के संवैधानिक विकास देखने को मिलते हैं उसके बारे में। और फिर वहीं पर बात करें जब 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का जो कब्जा था उससे छीन मतलब उस वो जो उन भारत पर जो कब्जा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमाया हुआ था, वो 1857 की क्रांति के बाद किसके पास चला गया था? ब्रिटिश सरकार के पास चला गया था। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। तो इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आए थे। और वहीं पर बात करें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो एक्ट जो थे, जो अधिनियम थे, कुछ प्रस्ताव थे जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन में आए थे। ठीक है, वहीं पर पहले बात कर लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। ठीक है, फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट आया था 1793 में। फिर उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट। ये कब था? जब तक 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद जब 1857 की क्रांति होने के बाद जब भारत पर जो कब्जा था वो ब्रिटिश सरकार का हो गया था, उस समय जो एक्ट्स आए थे इंडिया के लिए, वो कौन कौन से थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और माउंटबेटन योजना 1947। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया अंग्रेजों के आगमन से प्रारंभ हुई और 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में व्यापारियों के रूप में आए। उन्होंने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। 1600 ईस्वी में जो एक चार्टर प्राप्त हुआ था उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सभी को पता है कि जो भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया है वो अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन्हीं के द्वारा भारत के संविधान को एक पहला रूप दिया गया था। एक सेकेंड, उन्हीं को भारत में संवैधानिक विकास का श्रेय दिया जाता है, अंग्रेजों को ही। ठीक है, क्या हुआ आगे बात कर लेते हैं। उन्होंने महारानी एलिजाबेथ से एक चार्टर प्राप्त किया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अभियान भेजने का अधिकार मिल गया। प्रारंभ में यह चार्टर 15 वर्ष व बाद में 20 वर्ष के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, इस चार्टर एक्ट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। 1600 का चार्टर एक्ट जो था वो क्या था? सन 1600 का चार्टर एक्ट भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है, जिसने एक साधारण व्यापारिक कंपनी के रूप में ब्रिटेन का व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से प्रवेश किया था। मतलब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ब्रिटेन के व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से इसने भारत में प्रवेश किया था। इस कंपनी का वास्तविक नाम जो था वो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसका क्या था? ये पूरा नेम था, इसका वास्तविक नेम था। ठीक है, तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन की साम्राज्ञी एलिजाबेथ ने सन 1600 के राजलेख मतलब चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडीज में व्यापार करने के लिए की थी। ठीक है, 1600 में क्या था? ये जो चार्टर बनाया गया था, ये ईस्ट इंडीज में व्यापार करने के लिए इसको एक सहमति दी गई थी। किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी अन्य जो ब्रिटिश व्यापारी वो भारत में व्यापार नहीं कर सकता था। ठीक है, जिस कारण सन 1600 के चार्टर को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब ये जो 1600 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसी को एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि इसकी वजह से ही जो भारत में अंग्रेज आए थे वो किस उद्देश्य से? व्यापार करने के उद्देश्य से। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें, सन 1600 के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई तथा इस चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी का संविधान, शक्ति तथा सुविधाओं आदि का विवरण मिलता है। इस चार्टर एक्ट में क्या था
कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उसका संविधान, उसकी जो पावर्स थी, उसकी जो सर्विसेज थी, उन सभी का विवरण इस 1600 के चार्टर में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब इस कंपनी का किस तरीके से प्रशासन होगा, किस तरीके से ये चलेगी, इन सभी चीज़ों का वर्णन 1600 के चार्टर एक्ट में था। ठीक है, जिसे 31 दिसंबर सन 1600 को लागू किया गया। प्रारंभ में कंपनी का अस्तित्व केवल 15 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान था कि कंपनी का व्यापार लाभप्रद सिद्ध न होने की दशा में इंग्लैंड के सम्राट द्वारा इस राजलेख के अंतर्गत उसे 2 वर्ष पहले ही सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा। मतलब पहले जो इस 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट में इस कंपनी के मतलब केवल 15 वर्षों के लिए ही ये निर्धारित किया गया था। मतलब ये केवल 15 वर्ष ही भारत में व्यापार कर पाएगी, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसे 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और लिखी गई थी, इसमें यह भी प्रावधान था कि अगर कंपनी जो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अगर ये लाभप्रद सिद्ध नहीं होती है, मतलब इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होता है ब्रिटिश सरकार को, तो इसे ना 2 वर्ष पहले ही सूचना देकर के समाप्त कर दिया जाएगा इस चार्टर एक्ट को। ठीक है, आगे चलते हैं। सन 1600 के चार्टर द्वारा कंपनी को व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ तथा अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को अनधिकृत रूप से स्वतंत्र व्यापार करना अवैध घोषित कर दिया। वह ऐसा करने पर उन्हें दंडित किया जाने लगा। मतलब 1600 के चार्टर एक्ट के बाद क्या हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एक मात्र अधिकार प्राप्त हो गया था कि वो भारत में व्यापार कर सकती थी, लेकिन जो अन्य ब्रिटिश व्यापारी थे वो भारत में व्यापार नहीं कर सकते थे। अगर वो ऐसा करते थे तो उन्हें दंड दिया जाता था इस चीज़ के लिए। कंपनी का कार्य प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित था। कंपनी के प्रबंधन हेतु एक जनरल कोर्ट को स्थापित किया गया था, जिसका कार्य प्रत्येक वर्ष के लिए एक गवर्नर और 24 डायरेक्टरों की चुनाव द्वारा नियुक्ति करना था। इस कंपनी के प्रबंधन के लिए एक जनरल कोर्ट था। मतलब इसमें क्या था, एक गवर्नर हुआ करते थे और एक उप गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, और 24 डायरेक्टर्स थे। ठीक है, जिसमें एक जनरल कोर्ट था, मतलब इसे परिषद भी बोल सकते हैं, कंपनी परिषद। ठीक है, उसके बाद बात करें जिससे कंपनी के व्यापारिक हितों की देखभाल की जा सके। सामान्यतः गवर्नर तथा प्रत्येक डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता था, परंतु जनरल कोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने पर इन्हें इस अवधि से पूर्व भी निलंबित किया जा सकता था। ठीक है, तो ये होगी पूरी बात 1600 के चार्टर एक्ट की। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद बात करें तो स्थापना के समय कंपनी में कुल 217 भागीदार थे। जब इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो उस समय 217 भागीदार थे। इस कंपनी का जो सारा प्रशासन था एक परिषद को सौंपा गया था, जिसमें एक गवर्नर और एक ही उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य शामिल थे। ठीक है, इस परिषद को क्या कहा जाता था, या तो जनरल कोर्ट कहा जाता था, या फिर निदेशक मंडल, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से भी जाना जाने लगा था। ठीक, कंपनी ने स्थानीय शासकों से जमीन व अन्य सुविधाएं प्राप्त कर अनेक स्थानों पर व्यापार केंद्र स्थापित किए। कंपनी के संचालन के लिए इसे कानून बनाने तथा आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब इस कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे जैसे अधिकार भारत पर, मतलब जैसे जैसे इसका कब्जा भारत पर होता गया, तो इसने काफ़ी जगहों पर अपने व्यापार केंद्र, जो बिजनेस सेंटर्स थे, वो स्थापित किए। और इसे कंपनी के संचालन के लिए खुद ही कानून बनाने लगी, और इसको आदेश जारी करने का अधिकार भी इससे प्राप्त हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के मध्य एक कंपनी, मतलब 18वीं शताब्दी के मध्य एक कंपनी तक कंपनी एक व्यापारिक संस्था के रूप में कार्य करती रही सन 1750 में। ठीक है, और सन 1750 के आसपास के वाले पीरियड में। परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के बाद देश की बदहाली का लाभ उठाकर महाद्वीप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, वो कैसे किया था, क्योंकि इसने प्लासी और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद इस कंपनी ने भारत पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में। चलिए देख लेते हैं। 1757 के प्लासी व 1764 के बक्सर युद्ध में विजय के बाद भारत में ब्रिटिश शासन पूरी तरह से स्थापित हो गया था। क्या 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें कंपनी जीत गई थी, और 1764 के बक्सर के युद्ध में भी क्या था, कंपनी जीत गई थी। ठीक है, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इन युद्धों के पश्चात क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन जो था वो पूरी तरह से भारत में स्थापित हो गया था। 1765 में कंपनी ने शाह आलम से, किससे, 1765 में
शाह आलम से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, जिसके फलस्वरूप उसे कर वसूलने व दीवानी मामलों में न्याय का अधिकार प्राप्त हो गया। सन 1765 में क्या हुआ, इस कंपनी को शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। इसने कंपनी ने किसने कंपनी ने दीवानी का मतलब होता है कि वो दीवानी मतलब वो इस बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र से कर वसूलेगी और इस कर से आया हुआ जो पैसा होगा वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसका यूज़ कर सकती थी। ठीक है, अब उसके जो भी रिसोर्सेज थे वो उनका यूज़ अपनी कंपनी के व्यापार, अपनी कंपनी के प्रशासन को चलाने के लिए और सेना के रखने के लिए इसको यूज़ कर सकती थी और अपने दीवानी मामलों में न्याय का अधिकार भी इससे प्राप्त हो गया था। ठीक है, सबसे पहले ना हम जान लेते हैं 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी और थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, प्लासी का पहला युद्ध। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक ओर तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। और वहीं पर बात करें बंगाल के नवाब कौन थे? जो बंगाल की तरफ से बंगाल की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे कौन? नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लीडरशिप कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने बंगाल के नवाब को जिनका नाम सिराजुद्दौला था उनको हरा करके क्या कर लिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले रीजन में अपना क्षेत्र, अपना अधिकार, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, फिर वहीं पर बक्सर के युद्ध की बात करें तो बक्सर का युद्ध 22 या 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाब की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ये किस किस के बीच में था बक्सर का युद्ध? ईस्ट इंडिया कंपनी के आ, हेक्टर मुनरो, ठीक है, और मुगल तथा नवाब की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। मतलब मुगल और नवाब की सेनाएं एक दूसरे का मतलब एक कॉपरेशन करके, कोलैबोरेशन करके ये एक दूसरे से वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेक्टर मुनरो थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उनके खिलाफ इन दोनों ने मिलकर के, किसने? मुगल और बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। ठीक है, और इसमें भी क्या हुआ, जो बंगाल थे और नवाब, बंगाल मतलब मुगल थे और बंगाल के नवाब थे, इन ये जो थे ये हार गए थे। किससे? जो जो ये हेक्टर मुनरो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लड़ रहे थे। ठीक है, और इसके परिणाम में क्या हुआ, इसी बक्सर के युद्ध के परिणाम के बाद क्या हुआ, इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला गया था। मतलब कि 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में क्या हुआ, शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से दीवानी प्राप्त कर ली थी, मतलब दीवानी दे दी थी, मतलब वो इन क्षेत्रों से आ, वो कर वसूल सकती थी और उस कर का जो पैसा आता था उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकती थी। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गई आ, बात किसकी? बक्सर के युद्ध की और प्लासी के युद्ध की। ठीक है, उससे पहले एक सेकेंड, उसके आगे आता है दीवानी का मतलब समझ लेते हैं। दीवानी मतलब कि दीवानी राइट मीन्स द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। दीवानी अलाउड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू यूज द ह्यूज रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। The company could use the revenue to finance its trade and other expenses and also to strengthen its military power। मतलब ये जब इस युद्ध को जीत गई थी, बक्सर के युद्ध को जीतने के पश्चात क्या हुआ, इसको दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी का मतलब है कि रेवेन्यू ये इकट्ठा कर सकती थी, कर कर वसूल सकती थी। ठीक है, और उस कर का जो पैसा आता था उसको अपने फ़ायदे के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करने के लिए इस पैसे का वो यूज़ कर सकती थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब गतिविधियों के पश्चात ब्रिटिश राज में ब्रिटिश राज ने कंपनी की गतिविधियों को संचालित करने के उद्देश्य से अनेक चार्टर तथा अधिनियम पारित किए। ठीक है, इन सभी गतिविधियों के पश्चात क्या हुआ, ब्रिटिश राज ने कंपनी की गतिविधियों को संचालित करने के उद्देश्य से अनेक चार्टर तथा अधिनियम पारित किए, जो कि आगे हैं। इन कानूनों में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट माना जाता है और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, जो अंग्रेज शासन के द्वारा ये उठाया गया था।
ठीक है। वो अगर आपसे पूछे कि जो सबसे पहला भारतीय संवैधानिक विकास में जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम था जो अंग्रेज शासन के द्वारा उठाया गया था, वो कौन सा था? वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1857 के पश्चात कंपनी की समस्त गतिविधियों को ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। ठीक है। अब ना हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। 1857 का जो भारतीय विद्रोह था, इसमें क्या था? देखिए, ये उठा तो था एक सेना की तरफ से, मतलब मेरठ में जो सेना अंग्रेजों की सेना में ही जुड़ी हुई थी, भारतीय जो लोग थे जो अंग्रेजी सेना में काम कर रहे थे, उनके द्वारा उठाया गया था। बट इसके ना काफ़ी सारे अलग भी कारण थे, क्योंकि जो नीतियाँ जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लाती थी, जिस तरीके से भारतीयों का दमन कर रही थी ये, उस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे कारण थे, आर्थिक भी, राजनीतिक कारण भी थे और सामाजिक कारण भी थे। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह था, मतलब ये 1857 का जो भारतीय विद्रोह था, तो उसके काफ़ी सारे कारण थे। लेकिन इसके उठने की बात करें तो ये मेरठ से उठी थी, और सेना इसे ना काफ़ी नामों से भी जाना जाता है। सेना का विद्रोह, भारतीय सेना का विद्रोह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ सन 1857-58 में भारत में एक बड़ा विद्रोह था, जो ब्रिटिश क्राउन की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करता था। विद्रोह 10 मई 1857 को दिल्ली से 40 मील उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। क्या हुआ था? मेरठ से ये शुरू हुआ था, मेरठ के गैरिसन शहर से, और कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। मतलब जो भारतीय लोग कंपनी की सेना में काम कर रहे थे, उनके द्वारा इस विद्रोह को जन्म दिया गया था। इसके बाद यह मुख्य रूप से ऊपरी गंगा के मैदान और मध्य भारत में अन्य विद्रोहों और नागरिक विद्रोहों में बदल गया। मतलब ये उठा तो था सेना सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में, लेकिन बाद में ये एक नागरिक विद्रोह के रूप में क्या हुआ? बदल गया, चेंज हो गया। हालांकि विद्रोह की घटनाएं सुदूर उत्तर और पूर्व में हुई। विद्रोह ने उस क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के लिए एक सैन्य खतरा पैदा करता था। मतलब इसमें क्या था, ब्रिटिश सत्ता जो थी एक तरीके से हिल गई थी, क्योंकि जो भारतीय लोग उनकी सेना में काम कर रहे थे, उन्होंने ही जब आगा इस उनकी खराब नीतियों के खिलाफ जब आवाज़ उठाने लगे थे, तो एक तरीके से ब्रिटिश शासन जो था वो बहुत ज़्यादा डगमगा गया था। और इसे ना 1857 की क्रांति को ही हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन भी बोल सकते हैं इसे हम। ठीक है, बोलते ही हैं। 1858 को ग्वालियर में विद्रोह की हार के साथ ही इस पर काबू पाया गया था। 1858 को क्या हुआ था? ग्वालियर में जो विद्रोही थे, ग्वालियर के जो विद्रोही थे, उनको उनकी हार कर दी गई थी, उनको एक तरीके से काबू पा लिया था किसी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने। ठीक है, तभी इस पर काबू पाया गया था और काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स वगैरह हुए थे, जिसका परिणाम ये हुआ था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज कर रही थी, अब ये राज किसको सौंप दिया गया था? ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था, ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद। उसके बाद हालांकि उन्होंने 8 जुलाई 1859 तक औपचारिक रूप से शत्रुता समाप्त होने की घोषणा नहीं की। इसके नाम पर विवाद है। इसे सिपाही विद्रोह, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिपाही के रूप में मतलब सिपाहियों के द्वारा उठाया गया था, भारतीय सिपाहियों के द्वारा। भारतीय विद्रोह महान विद्रोह के रूप में वर्णित किया गया है। 1857 का विद्रोह भारतीय विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी 1857 की क्रांति को जाना जाता है। देखिए, मेरठ में जो ये मुद्दा उठा था, मतलब 1857 की जो क्रांति उठी थी, वो इसके पीछे एक कारण था। एनफील्ड नाम की एक राइफल थी, जिसको यूज़ करने के लिए भारतीय सैनिकों को कहा गया था, और उसमें जो कारतूस यूज़ हुआ करते थे, उन पर गाय और सूअर की चर्बी का यूज़ हुआ था, और उन भारतीय सैनिकों ने उन कारतूसों को यूज़ करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से ये विद्रोह, मतलब जिसका मेन कारण यही माना जाता है 1857, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 1857 के जो तात्कालिक कारण थे उनके बारे में जान लेते हैं। जब एनफील्ड राइफल पेश की गई थी भारतीय सैनिकों के सामने, इससे सैनिकों में क्या हो गया? आक्रोश पैदा हो गया। इससे पहले सैनिकों को अपनी राइफलों के साथ गन पाउडर और गोलियां लेकर चलना पड़ता था, जैसा कि एक अफवाह थी कि कारतूस सूअर और गाय की चर्बी से सना हुआ था।
ठीक है, चूंकि मुसलमानों में सूअर वर्जित है और हिंदू धर्म में गाय पवित्र है, सैनिकों ने कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया। एक उच्च जाति के सिपाही और एक निम्न जाति के मजदूर के बीच तकरार की खबरों के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों को अफवाहों का पता चला। ऐसी अफवाहें भी थी कि अंग्रेजों ने भारतीय धर्मों के मतलब भारतीय लोगों के धर्म को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इनका मतलब ही ये था, जो अंग्रेज आए थे भारत में, ये अलग अलग तरीके से योजनाएं बना करके मतलब कब्जा करना चाहते थे। मतलब ये ना एक तरीके से चाहते ही थे कि ये शकल अकल से मतलब शक्ल से तो ये भारतीय ही दिखें, लेकिन इनको पूर्ण तरीके से वेस्टर्न कल्चर में ढाल दिया जाए। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी तरीके से अपना धर्म इन पर थोपा जाए। तो ये अलग अलग तरीके से पूर्ण रूप से इस भारत देश पर कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी अफवाह भी थी कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्मों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है और सैनिकों को उनकी धार्मिक मान्यताओं को तोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि यह एकमात्र कारण नहीं था, क्योंकि 1857 के विद्रोह के कारण, द कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, और भी कई थे। मतलब इसके कारण जो थे वो कई भी थे, जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में योगदान दिया था। ठीक है, एक कारण नहीं था, क्योंकि ये काफ़ी सारी पॉलिसीज इस तरह की ला रहे थे जैसे कि भारतीयों को हानि पहुंच रही थी। ठीक है, आपने देखा कि सैनिकों के ऊपर भी ये किस तरीके से दबाव डाल रहे थे, उनकी जो धार्मिक जो मान्यताएं थी उनको नष्ट कर रहे थे। तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के ये विवाद चल रहा था, जिससे जन्म हुआ 1857 की क्रांति का, हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह का कालक्रम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों के बीच बढ़ते असंतोष को उन चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल के आदेश से और भी बल मिला। सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। इससे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अवज्ञा का कार्य माना गया और उन्होंने सिपाहियों के लिए कठोर दंड देना शुरू कर दिया। इस प्रकार 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। आइए हम 1857 के विद्रोह के बारे में संक्षेप में चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जब कारतूसों को उन सिपाहियों ने मतलब जिन पर सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी का यूज़ किया गया था, उन कारतूसों को यूज़ करने से मना कर दिया गया था भारतीय भारतीय सैनिकों के द्वारा। मतलब जो अंग्रेजी सेना में कार्यरत थे, तो उनके द्वारा जब इन कारतूसों को यूज़ करने से मना कर दिया था, तो उन्होंने ना उन सिपाहियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। तभी इसी 1857 की क्रांति का जन्म हुआ था। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, क्योंकि सामाजिक भी, आर्थिक भी, राजनीतिक भी, अलग अलग तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारे भारतीयों पर जुर्म ढा रही थी, और उन पर एक तरीके से अपना वेस्टर्न कल्चर थोपना चाहती थी। तो अलग अलग तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनको लेकर के आगे मतलब जिसकी वजह से ये 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। चलिए बात कर लेते हैं 1857 का जो विद्रोह था वो कैसे समाप्त हुआ था। मैंने आपको पहले बता दिया है कि 1857 का जो विद्रोह था, वो जब ग्वालियर में जो विद्रोही थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, उन पर अ, उन्होंने क्या किया था, मतलब इनको जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, इनके द्वारा जो ग्वालियर के विद्रोही थे उनको हरा दिया गया था। और इसी हार के बाद जो 1857 का विद्रोह था, उस पर काबू पाया गया था। 1 नवंबर 1858 को अंग्रेज़ों ने उन सभी विद्रोहियों को माफ़ी दे दी जो हत्या में शामिल नहीं थे। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। 8 जुलाई 1859 तक शत्रुता को औपचारिक रूप से समाप्त घोषित करें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जब 1857 की क्रांति हुई, ये बहुत ही बड़ी क्रांति थी, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद जो कब्जा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर था, वो कब्जा अब किसने मतलब वो जो सत्ता थी वो किसने ले ली थी? ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई थी। ठीक है, और काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स वगैरह हुए थे चीज़ों को लेकर के। ठीक है, ये परिणाम हुए थे, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का कब्जा किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश सरकार के हाथों में। ठीक है, तब तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों पर कब्जा कर रही थी, अपने अधिकार, अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उन पर थोप रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद आ, ब्रिटिश सरकार को इसका कब्जा सौंप दिया गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1858 के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन के लिए अनेक कानून पास किए। इनमें प्रमुख रहे 1861, 1892, 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम, 1935 का एक्ट। ठीक है, भारतीयों की स्वतंत्रता व अपने संविधान की मांग को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी। भारतीय संविधान को निर्मित करने में 2 वर्ष 11 महीने
और 18 दिन लगे। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी और उस भारतीय संविधान को निर्मित करने में, मतलब उसको बनाने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, और ये पूर्ण रूप से जो तैयार हो गया था, जो पूरा ड्राफ्ट बन करके तैयार हो गया था, वो 26 नवंबर 1949 को संविधान जो था वो पूरी तरह से अंगीकृत कर दिया गया था, मतलब ड्राफ्ट बन करके तैयार हो गया था। और वहीं पर बात करें संविधान के लागू होने की, तो 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया था। देखिए संविधान की जो मांग थी वो 1934 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी जो ऑथराइज पॉलिसीज थी, जो ये मांग कर रही थी ब्रिटिश सरकार से, उनमें 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा उठाई गई थी कि इनके लिए संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी 1934 में। लेकिन काफ़ी सारी मुश्किलों के बाद क्या हुआ, दिसंबर 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया था। कब? दिसंबर 1946 में। और फिर वहीं पर बात करें तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, दिसंबर 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा के गठन की मांग की गई, मतलब संविधान सभा का गठन हो गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया और पूर्णतः लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो संविधान के बारे में थी। तो चलिए, ये तो हो गई सारी इसका जो विकास था, मतलब किस तरीके से संविधान का विकास हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं हम और देखते हैं संविधान की, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कुछ विशेषताएं हैं जिनको आपको जानना, मतलब जिनको आपके लिए जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिससे कि आपके पैट वाले एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए पहली विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं, विश्व का विस्तृत संविधान। एक सेकेंड। भारत का संविधान विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से है। इसकी विशालता का प्रमुख कारण केंद्रीय व प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन व उनकी शक्तियों का विस्तृत विवरण है। भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे, किंतु वर्तमान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, देखिए आपने यहाँ पर एक वर्ड देखा होगा, ये इसकी विशालता का जो प्रमुख कारण है, एक सेकेंड, ये जो लाइन है, इसकी विशालता का प्रमुख कारण केंद्रीय व प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन व उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन है। ये जो लाइन है ये कहीं ना कहीं एक वर्ड को जाहिर करती है, मतलब जो क्या है, संघवाद, मतलब कि फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म का, संघवाद का कहने का मतलब कि एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। जिस देश में सरकार केवल एक ही, मतलब एक ही हाथों में सीमित नहीं है, जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों स्तर की सरकारें होती हैं, उससे फेडरलिज्म बोला जाता है। ठीक है, जिसे हम आगे पढ़ लेते हैं पहले। देखिए फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब संघवाद। संघवाद का मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में 3 स्तर पर सरकारें हैं। एक तो है केंद्र सरकार, ठीक है, आप सभी को पता है। दूसरी है राज्य सरकार और तीसरी है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, अब फेडरलिज्म का मतलब भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने लगे। देखिए हमारे भारतीय संविधान में एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि मतलब क्या होता है, कुछ लोगों पर केंद्र जो होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन कुछ देशों में। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में क्या है, हमारे कुछ लिस्ट बना दी गई है जिन मुद्दों में क्या होगा, कुछ ऐसी लिस्ट जारी की गई है, केंद्र मतलब यूनियन लिस्ट, आपने सुना होगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट की बात करें तो जिन पर केवल केंद्र सरकार ही अपने कानून बना सकती है। ठीक है, वहीं पर बात करें हम स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट में मतलब राज्य सरकार को भी कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं, उनको कुछ ऐसी स्वतंत्रता दी गई है जिन पर वो अपने अलग से कानून बना सकती है। ठीक है, वहीं पर बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, तो इसमें राज्य सरकार और भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर के कानून बना सकती है। तो भारतीय संविधान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी जो विशेषता है वो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो बहुत ही उम्दा है। ठीक है, तो आगे बात करें तो इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई, मतलब
भारतीय संविधान में इस चीज़ को देख करके कि जो दिल्ली में बैठे कुछ ही लोग हैं इस पूरे भारत देश को ना चलाएं, इसलिए राज्य सरकारों के भी कुछ अधिकार दिए गए, उनको भी कुछ स्वतंत्रता दी गई ताकि वो उन पर कानून बना सके। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। मतलब जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मामलों में क्या होता है, जो केंद्र सरकार कानून बनाती है उन्हें सभी राज्यों को मानना पड़ता है। ठीक है, कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं। सूचियां वो मैंने आपको बता दी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और वहीं पर बात करें स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची जिस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और कॉन्करेंट में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, दोनों मिलकर के कानून बनाएंगी। ठीक है, वहीं पर बात करें सरकार, इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। ठीक है, संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ही नहीं होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि संघवाद के अंतर्गत मतलब कि फेडरलिज्म के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ही नहीं होते हैं, उनको खुद को भी काफ़ी सारे ताकत और अधिकार मिले हुए हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, देखिए ये लिस्ट भी मैंने जोड़ दी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिनमें आप देख सकते हैं कि देखिए यूनियन लिस्ट को हम पहले पढ़ लेते हैं। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं केंद्र सरकार में, मतलब केंद्र सरकार की सूची में। डिफेंस, ठीक है, डिफेंस पर कानून बनाएगी, सुरक्षा, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज। ठीक है, तो ये किसके चीज़ हैं, मतलब ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो किसके हैं, वो है यूनियन लिस्ट के। ठीक है, वहीं पर बात करें हम स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर आ जाती है, पुलिस आ जाती है, प्रिजन आ जाती है, लोकल गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिक्वर एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक्स एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, तो इनके ऊपर स्टेट लिस्ट मतलब राज्य कानून बना सकती है। वहीं पर बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, जिसमें एजुकेशन आ जाती है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट ट्रेड यूनियंस और अडल्ट्रेशन, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। ठीक है, बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दिस मैटर्स। ठीक है, तो ये होगी थर्ड लिस्ट। ठीक है, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती है। ठीक है, एक रेसिडुअरी पावर की बात कर लेते हैं। Include all other matters not mentioned in any of the lists. Cyber laws, like cyber laws, union legislature alone has the power to legislate on such matters। मतलब जिन विषयों की, जिन सब्जेक्ट की चर्चा इन लिस्ट में नहीं की गई है, उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो क्वालिटी है हमारे भारतीय संविधान की, वो है क्या, लिखित संविधान। क्या है, लिखित संविधान। भारतीय संविधान लिखित या अलिखित भी हो सकता, मतलब संविधान लिखित या अलिखित भी हो सकता है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। ब्रिटेन की संविधान, ब्रिटेन का जो संविधान है वो एक अलिखित संविधान है। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में ऐसा संविधान फॉलो होता है, मतलब वहाँ पर क्या है, एक दस्तावेज़ों का समूह है जिसमें काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं जिनके आधार पर वो ये देश चलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में एक पर्टिकुलर संविधान है जिसके आधार पर केंद्र, राज्य और पंचायती राज व्यवस्था और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के निर्णय लिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं और जिसके आधार पर देश चलता है। ठीक है, तो और वहीं पर विश्व के प्रथम लिखित संविधान की बात करें तो वो सबसे पहले यूएसए के द्वारा बनाया गया था, मतलब कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी, तीसरी विशेषता है जिसे हम क्या कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। हमारे भारतीय संविधान में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली को फॉलो किया जाता है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत का संविधान देश में संसदीय व्यवस्था का प्रयोजन करता है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है तथा
वास्तविक कार्यकारिणी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम इंग्लैंड में विकसित हुई। भारत में संविधान द्वारा हम्म, भारत में संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली को समझने से पहले हमें ना संसद को समझना होगा। संसद के बारे में मैं अगर बात करूं तो संसद ना तीन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, वहीं पर सबसे पहले होता है राष्ट्रपति, जिसे संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को। और वहीं पर बात करें तो दो चीज़ें और होती हैं। संसद के ना दो सदन होते हैं। एक होता है ऊपरी सदन, दूसरा होता है निचला सदन। ऊपरी सदन की बात करें तो ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, और वहीं पर निचले सदन की बात करें तो वो होता है क्या, लोकसभा। ठीक है, ये इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, हमारी संसद बनती है। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, संसद के बारे में। भारतीय संसद भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, से बना एक द्विसदनीय विधानसभा है। ठीक है, मैंने आपको बता दें कि भारतीय संसद जो है ये तीन लोगों से मिलकर के बनी है। राष्ट्रपति की बात करें तो ये क्या है, एक अभिन्न अंग माना जाता है संसद का, और इसके दो सदन होते हैं। भारतीय संसद के दो सदन हैं। ये द्विसदनीय विधानसभा है, जिसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या कहा जाता है, निचला सदन, और वहीं पर बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में संसद के सदन को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के क्रमानुसार ही कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे संसद के दोनों सदनों के मतलब संसद के दोनों सदनों को बुलाए, उनका सत्रावसान करे, और लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति है किसके पास, राष्ट्रपति के साथ। और वो इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है, प्रधानमंत्री और उनकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श अनुसार करता है। ठीक, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। संसद के बारे में थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं। संसद के किसी भी सदन के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित या मनोनीत लोगों और मंत्रियों को संसद सदस्य कहा जाता है। ठीक है, संसद सदस्य मतलब कि संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का मेंबर, क्या कहा जाएगा, इन दोनों के मेंबर्स को संसद सदस्य या फिर सांसद कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम एमपी बोल देते हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य एकल सदस्य जिलों में भारतीय जनता के मतदान द्वारा सीधे चुने जाते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, भारत मतलब ये क्या होता है, ये ना भारतीय जनता के द्वारा सीधे मतदान द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और संसद सदस्य राज्यसभा सभी राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो वो जो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। वहीं पर बात कर लेते हैं। संसद में लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 की स्वीकृत संख्या है। ठीक है, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता से 12 नामांकित व्यक्ति शामिल है। राज्यसभा में क्या होता है, 12 नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं। ठीक है, 12 कितने होते हैं नॉमिनेटेड, 12। ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। संसद नई दिल्ली में संसद भवन में मिलती है। ठीक है, लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या कितनी है, 550 है। लेकिन अभी हम कितने हैं, मतलब हमारे जो संसद सदस्य हैं वो कितने हैं, लोकसभा में जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 545। ठीक है, वहीं पर बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, और जिसमें अधिकतम संख्या 250 है। और एक सेकेंड, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने समय के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, और वहीं पर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा के सदस्यों को जो चुनाव होता है वो कितने दिनों के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, और जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका 6 वर्ष के लिए चुनाव होता है, लेकिन जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 245, और अधिकतम कितनी हो सकती है, 550 और 250। ठीक है, वैसे तो भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, फिर भी वह दोनों में से किसी भी सदन में न तो बैठता है ना ही उसकी चर्चाओं में भाग लेता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई विधेयक तभी कानून बन सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए अनुमति प्रदान करे। इतना ही नहीं, जब संसद के
सॉरी, इतना ही हो गया, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए हमने दोनों सदनों के बारे में बात कर लेते हैं, संसद के बारे में बात कर ली। अब हम दोनों सदनों के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में हमने पहले बात कर ली है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, और उसके आधार पर ही अगर कोई विधेयक कानून पास किया, मतलब अगर कोई विधेयक कानून बनना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति, उसके हस्ताक्षर चाहिए होंगे। ठीक है, लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा संवैधानिक रूप से लोगों का सदन, भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है, जिसमें उच्च सदन राज्यसभा है। क्या है? उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। और जो निचला सदन है वो कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा के सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार और एक सरल बहुमत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। देखिए, लोकसभा के जो सदस्य हैं वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली के थ्रू चुने जाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? मतलब जो लोग वयस्क हैं, अडल्ट हैं, उनको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, रूप, रंग, लिंग चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आते हो, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो। जो भारतीय नागरिक है उसे जो और अडल्ट है उसको एक वोट, एक मत देने का अधिकार है। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। और वे 5 साल तक, जब तक राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर सदन को भंग नहीं कर देते, तब तक वे अपनी सीटों पर बने रहते हैं। मतलब 5 साल के लिए वो बने रहते हैं, जब तक कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर उनकी सदन को भंग नहीं कर देते। ठीक है, सदन संसद भवन नई दिल्ली के लोकसभा कक्ष में मिलता है, ये आपको सभी को पता है। राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, ऊपरी सभा है, मैंने आपको बता दिया। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। जो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, उनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं, और ये काफ़ी सारे क्षेत्रों से होते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले बात कर ली है। ठीक है, और अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हमने बात कर ली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत का संविधान एक ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है जिसमें केंद्र बहुत शक्तिशाली है, परंतु भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है कि भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन संघीय व्यवस्था का प्रावधान भी करता है जो हमारा भारतीय संविधान है, जिसमें केंद्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, मुकाबले राज्य के। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के सभी प्रमुख लक्षण, जैसे शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, अपरिवर्तनशीलता व स्वतंत्र न्यायपालिका विद्यमान है, किंतु इसमें एकात्मक संविधान की प्रवृत्ति, जैसे एकल नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं आदि भी मौजूद हैं, जिसके कारण भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की प्रवृत्ति को धारण करे हुए है। ठीक है, देखिए इसमें ना 2 वर्ड आए हैं, तो संघात्मक और एकात्मक संविधान। इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था मतलब उस शासन व्यवस्था से जहां पर शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में होता है। ठीक है, तो हमारा भारतीय संविधान ये भी देखिए संघीय शासन व्यवस्था भी फॉलो होती है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के तहत जो शक्तियों का विभाजन होता है वो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में है, लेकिन इसमें साथ साथ संघीय व्यवस्था के साथ साथ क्या है, एकात्मक संविधान की प्रवृत्ति भी अपनाई गई है, जिसके तहत क्या होता है, एकात्मक प्रणाली राजनीतिक संगठन की एक प्रणाली जिसमें संघीय राज्य के विपरीत अधिकांश या सभी शासकीय शक्ति केंद्रीकृत सरकार में रहती है। इस प्रणाली के अंतर्गत या तो सरकार का केवल एक स्तर होता है या उप इकाइयां केंद्र सरकार के अधीनस्थ होती हैं। केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश पारित कर सकती है। एकात्मक संविधान के बारे में बात करें तो एकात्मक जो संविधान की प्रणाली होती है उसमें ना केवल केंद्र मजबूत होता है, और जो केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, जो केंद्र सरकार कहती है उनमें राज्यों सरकारों को फॉलो करना ही होता है, वो होती है एकात्मक संविधान की प्रणाली। ठीक है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में क्या है, संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, संघीय व्यवस्था भी, और वहीं पर बात करें हम एकात्मक संविधान की प्रणाली को भी अपनाया गया है, जिसमें उसके गुण हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि
देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था की मतलब संघात्मक संविधान के सभी लक्षण, जैसे शक्तियों का विभाजन। हमारे भारतीय संविधान के तहत क्या है, शक्तियों का विभाजन भी है, मतलब केंद्र और राज्य की भी शक्तियों को बंटवारा है। ठीक है, एक लिखित संविधान भी है, संविधान की सर्वोच्चता भी है। ठीक है, कई देशों में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता की बात करें तो हमारे भारत में क्या है, संविधान सर्वोपरि है। लेकिन कुछ संविधानों में, कुछ देशों के संविधान में क्या है, कहीं पर संसद ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, और कहीं पर क्या है, जुडिशरी ज़्यादा मजबूत है, न्यायपालिका ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, वो सर्वोपरि है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में संविधान को ही सर्वोपरि माना गया है। ठीक है, तो ये हो गई क्या, एकात्मक संविधान की प्रणाली और संघात्मक संविधान के सभी लक्षण हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए मूल अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। मूल अधिकार, भारत का संविधान नागरिकों को विस्तृत मौलिक अधिकार प्रदान करता है। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जिसमें नागरिकों के अधिकार सीमित हों। इन्हें न्यायिक संरक्षण भी प्राप्त है। ठीक है, इनके बारे में ना हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 6 मूल अधिकार हैं। कितने फंडामेंटल राइट हैं? इन्हें ना इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फंडामेंटल राइट बोला जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 6 मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, मतलब आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक क्या किनको वर्णित किया गया भारतीय संविधान में? फंडामेंटल राइट्स को, मूल अधिकारों को। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, जो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का प्रावधान लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं, और वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं इनके बारे में क्वेश्चंस आपको पैट वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आज जिनके बारे में ना हम एक प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कस करेंगे वहाँ पर भी, और बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे अगर हमने पॉलिटी का जिम्मा आपके लिए उठाया तो। ठीक है, 10 क्लासेस में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरे कॉन्सेप्ट्स को, और फिर उसके बाद हम जो प्रैक्टिस सेट लाएंगे उससे जो थोड़ी बहुत कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आगे हम जो हमारा जो 6 जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो हमारी विशेषता है भारतीय संविधान की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत भी जिन्हें हम बोल देते हैं। ठीक है, अ, चलिए बात कर लेते हैं। संविधान ने कुछ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया है। ठीक है, और इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य स्थापित करना व लोकतंत्र को सामाजिक व आर्थिक आधार प्रदान करना है। यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है। ठीक है, और भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड कंट्री से लिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकारों के विपरीत इसे न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। हमारे मूल अधिकारों को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या है? न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम डीपीएसपी भी बोला जाता है, जिसे हम इंग्लिश में अगर डीपीएसपी बोलते हैं, मतलब इसकी जो फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म होगी, ये होगी, और इन्हें क्या है? न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। मौलिक कर्तव्यों की बात कर लेते हैं। इसकी जो 7th जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे भारतीय संविधान की, वो है क्या? 7th मतलब मौलिक कर्तव्य। हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ साथ क्या है? उनके मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। जब हमारा मूल संविधान बनकर के तैयार होता, उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उनका उल्लेख नहीं था। ये कब जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी एकात्मक प्रणाली, और जिसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। एक चीज़ और, मौलिक अधिकारों के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब न्यूज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिससे हम जान लेते हैं। देखिए, किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, मतलब निलंबित करा जा सकता है, और वो किसके द्वारा करा जा सकता है? वो किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इनके लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 359 के अंतर्गत सिर्फ मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होगा। अर्थात सिर्फ दोनों परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। देखिए, आपात के समय में क्या होता है, जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 को छोड़ करके सभी जो मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 358 के अंतर्गत इन सभी को निलंबित
किया जा सकता है, किस किस को छोड़ करके, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके। आर्टिकल 20 की बात करें, मतलब अनुच्छेद 20 की बात करें, तो इसमें क्या है, प्रोवाइड्स, ये जो मतलब इसका जो इंग्लिश अनुवाद है इसमें क्या है, मतलब आर्टिकल 20 में है क्या, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। मतलब इसमें क्या कहा जाता है, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक किसी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता। ठीक है, मतलब कि अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये इसका आर्टिकल 20 कहता है। मतलब जब तक किसी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे अपराध नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 20 इसे बोलता है। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ जीने का अधिकार है। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, हमारे मौलिक अधिकारों की। ठीक है, हाँ, बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य की। जो हम बात कर रहे थे, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और संशोधन द्वारा भाग 4 कै और अनुच्छेद 51 कै को जोड़ करके कुल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और ये किससे ले गए थे, रूस से ले गए थे। ठीक है, और अब जो है वो कितने इसमें ना, जो मूल कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये अब कुल मिलाकर के कितनी है, 11 है, जिसके तहत एक फंडामेंटल ड्यूटी को और जोड़ा गया, जिसके हम बारे में अब आगे बात कर लेते हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, अब दिख गए यहाँ पर आपको, बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू पार्ट 4 in 2002. One more fundamental duty was added by the 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी थी, उसको जोड़ा गया था किसमें, भारतीय संविधान में। ठीक है, ये होगी बात हमारे किसकी, मौलिक कर्तव्य की। तो मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो कितनी है, 11 है। ठीक है, ये आपने जान लिया। और जो कहाँ से ले गए हैं, ये रूस कंट्री से ले गए हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 8वीं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, भारतीय संविधान की, वो है क्या, स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। देश का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जा रहा है या फिर कि नहीं, इसे सुनिश्चित करने का कार्य भी कौन करता है, न्यायपालिका करती है। ठीक है, वहीं पर बात करें हम अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की, वो है क्या, कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। भारत का संविधान कठोरता व लचीलेपन के मिश्रण का एक अनोखा उदाहरण है। भारत के संविधान में जब संशोधन आसानी से किए जा सकते हैं, तो उस स्थिति में उसे लचीला संविधान माना जाता है। लेकिन जब संशोधन की प्रक्रिया जटिल हो जाती है, तब उस स्थिति में उसे क्या कहा जाता है, कठोर कहा जाता है। ठीक है, एकल नागरिकता, मतलब भारत का संविधान सभी नागरिकों को एक समान नागरिकता प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होता है, न कि किसी राज्य का। कोई भारत के किसी भी राज्य में जन्मा हो, वह समान रूप से भारत का नागरिक ही होगा। मतलब एकल नागरिकता, आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं भारत में रहते हैं, वो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता मैं यूपी का ही नागरिक हूँ, मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ। इस तरीके से नहीं बोल सकता। मैं समान रूप से एक ही मतलब मैं भारत का नागरिक हूँ, यही मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं किसी मतलब राज्य का ही एक, मतलब मैं केवल एक ही राज्य का हूँ, ये मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो एकल नागरिकता इस चीज़ को दर्शाती है। हम जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं, वो सभी समान रूप से भारत के नागरिक हैं। ठीक है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, संविधान सभी वयस्क नागरिकों को जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, वो क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत अपना वोट कर सकते हैं। चाहे उनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड कुछ भी हो, और किसी भी पृष्ठभूमि से आते हो, किसी भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी चीज़ से आते हो, उनके साथ किसी भी तरीके से ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उनको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का है, उसे एक वोट देने का अधिकार है, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, चलिए, वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम आयु पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी, लेकिन उसे 61वें संविधान के संशोधन 61वें संविधान संशोधन 1989 में जो हुआ था, उसे घटा करके उसमें क्या कर दिया था, 18 वर्ष कर दिया था। ठीक है, तो क्या थी, पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, आपातकालीन उपबंध,
संकट काल में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को विस्तृत अधिकार दिए गए हैं। आपातकालीन की स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति को काफी सारे अधिकार प्राप्त हैं और भारतीय संविधान के भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख है। इन ये जो 3 प्रकार के आपातकाल हैं, जो इमरजेंसीज हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 इसकी बात करता है। राष्ट्रीय आपातकाल जिसे हम बोल देते हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर, ठीक है, भारत की वित्तीय स्थिरता या वित्तीय संकट होने पर आर्टिकल 360 के तहत क्या है वो वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये होगी बात। अब आगे बात कर लेते हैं एकीकृत न्यायपालिका। संविधान एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान करता है जिसमें शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, हमारी सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। मतलब सभी राज्यों में क्या है, एक एक हाई कोर्ट है जिसके जो किसके अंडर आते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं। उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ जिला न्यायालयों का प्रावधान है। ठीक है, और उन्हीं हाई कोर्ट के नीचे क्या है, जिला न्यायालय। ठीक है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चलिए आगे बात कर लेते हैं संविधान की सर्वोच्चता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान सर्वोपरि है क्योंकि सरकार के सभी अंग उसी से अपनी शक्तियां हासिल करते हैं। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता, मैंने आपको बताया था ना कि पहले कुछ देशों में क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा है, ब्रिटेन में क्या है, संसद की सर्वोच्चता है, संसद वहाँ पर सर्वोपरि है। लेकिन हमारे भारत में क्या है, संविधान सर्वोपरि है। अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। अमेरिका में क्या है, जो चीज़ जुडिशरी ने कह दी, जो चीज़ न्यायपालिका ने कह दी, वो सर्वमान्य है। ठीक है, लेकिन हमारे भारत में संविधान के तहत ही सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। अब बात कर लेते हैं जो लास्ट इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है क्या, पंचायती राज की स्थापना। भारत में न केवल पंचायती राज की स्थापना की गई बल्कि उसे संवैधानिक स्वरूप भी प्रदान किया गया। पंचायती राज को ये संवैधानिक स्वरूप 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को प्रदान किया गया। उसी वर्ष 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्र में स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। राजस्थान देश का पहला राज्य है। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत देश में 3 स्तर पर सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, और राजस्थान की बात करें, जो हमारे राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी, जहां पर सबसे पहले पंचायती राज चलाया गया था, वो कौन सा हमारा राज्य है, वो है राजस्थान। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। ठीक है, तो इन सभी विशेषताओं से ना हमें एक जब बात जाहिर हो जाती है कि जो भारत का संविधान है वो एक ऐसा आदर्श दस्तावेज है जिसमें सिद्धांत व व्यवहारिकता का श्रेष्ठ समन्वय है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी चीज़ें जो हैं मैंने आपको बताई हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी भारतीय संविधान के, और जितनी भी इसकी विशेषताएं थी, जो भी इसका संवैधानिक विकास, मतलब किस तरीके से हमारा भारतीय संविधान आया। सबसे पहले जो अंग्रेजी शासन के द्वारा सबसे पहले जो कदम उठाया गया था भारतीय संविधान को लेकर के, उस 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बारे में मैंने बात कर ली। काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के मैंने बात कर ली। ये पहली क्लास हमारी खत्म होती है जिसमें हमने किसके बारे में बात कर ली, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, उसका संविधान, मतलब उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो क्या रहा है, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गई हमारी आज की पहली क्लास। सेकंड क्लास हम जल्दी ही लाएंगे और जिसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेते हैं हम आज आपसे विदा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियो मैं आगे भी बनाऊं तो अपना कमेंट में ना अपना फीडबैक ज़रूर दे देना, क्योंकि इससे ना मुझे एक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और सच में बहुत मेहनत लग रही है क्योंकि एक एक चीज़ को लेकर के मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को लेकर के। जैसे एक सेकेंड देखोगे कि अगर लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा की चीज़ों को मैं अच्छे से डिक्लेयर किया हूँ, और राज्यसभा, सारी चीज़ें हैं जो अच्छे से यहाँ पर डिस्कस की हैं। एक भी पॉइंट, एक भी जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप अच्छे से वहाँ पर उसको टैकल कर पाओगे, अच्छे से वहाँ पर उसका आंसर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक चीज़ और है, अगर आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, मतलब अगर आप मेरे किसी भी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उन सभी की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर जाकर के उन लिंक्स पर क्लिक करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मेरे साथ पूछ सकते हैं उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, अगर मेरे वो कंट्रोल में है तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए लेते हैं आप आपसे विदा। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।